वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 22 तक के MCQs सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। और ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर आपको लेक्चर वाइज सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं ताकि ईजिली आप लेक्चर वाइज प्रिपरेशन कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें सबसे पहले एक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरिएबल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। इनमें से किसको जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर किया जाता है लॉन्ग रन के अंदर। तो जितने भी ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन तमाम ऑप्शन है। वेजेस भी हो गए इसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसके अलावा रॉ मटेरियल्स भी। उसके बाद एक माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द फॉलोइंग टॉपिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो कौन से टॉपिक से डील करती है, क्योंकि शुरू में इस कोर्स का जो पहला हिस्सा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। सो वो है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एंड इन्वेस्टर। जो भी इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं, इंडिविजुअल फर्म्स एंड इन्वेस्टर हैं, उनसे एग्रीगेट से मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल से। उसके बाद ये कि सेट्रस पैरिबस अभी एक टर्म है, इसका मतलब क्या है एंड आई थिंक ये लैटिन लैंग्वेज की टर्म है। तो इसका मतलब है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इनमें से कौन से जो है वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो इसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, क्योंकि सब में शुड आ रहा है। शुड या फिर ought to वगैरह जब आता है तो ये नॉर्मेटिव होते हैं। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपके सामने ही मौजूद है, ये भी पॉजिटिव हैं सारे के सारे, क्योंकि इनमें बताया जा रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स गोज अप कंज्यूमर बायज लेस ऑफ इट। यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कुछ फैक्चुअल बात की जा रही है। जब फैक्चुअल किस्म की बात की जाती है तो वो पॉजिटिव होते हैं और ये तमाम के तमाम ही स्टेटमेंट्स इसी तरह के हैं। अब ये लेक्चर नंबर 2, तो इसमें पहला ये कि Aslam decides to stay at home and study for exam rather than going out with his friend to movie. His dilemma is an example of Aslam जो है वो ये डिसाइड करता है कि घर पे रहे और स्टडी करे, ना कि बाहर जाए फ्रेंड्स के साथ। अब ये डायलेमा जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि वो एक कॉस्ट दे रहा है ना, एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ कर रहा है। जब सेक्रीफाइस की बात होती है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसके बाद व्हाट इज द अजम्पशन। अजम्पशन क्या है, कंस्ट्रक्टिंग अ पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो है कि ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड एफिशिएंटली। तमाम जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली तौर पे उनको लगाया जाए। उसके बाद कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड इफ देयर इज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा कब, डिक्रीज इन द साइज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, जब डिक्रीज होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर। उसके बाद कि वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे द टिपिकल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। जो टिपिकल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या है, एन इंक्रीजिंगली स्टीप नेगेटिव स्लोप। उसका इंक्रीजिंगली स्टीप नेगेटिव स्लोप है। उसके बाद व्हाट वुड हैपन टू द आइसो कॉस्ट लाइन इफ द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इंक्रीजेस। क्या होता है आइसो कॉस्ट लाइन को अगर प्राइस जो है दोनों गुड्स के इंक्रीज होते हैं, वो एक शिफ्ट इनवर्ड, ये इनवर्ड की तरफ हो जाएगी शिफ्ट और क्लोजर टू ओरिजिन, ओरिजिन के क्लोज रह होगी। उसके बाद एक लेक्चर नंबर 3, अब मार्केट इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। एक मार्केट को इक्विलिब्रियम में कहा जाता है, कब कहा जाता है, द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर द अमाउंट कंज्यूमर विश टू बाय एट करंट प्राइस इक्वल द अमाउंट विच प्रोड्यूसर्स विश टू सेल एट द प्राइस। यानी कि दोनों ही जिस चीज़ को चाहते हैं दोनों ही उस प्राइस को चाहते हैं। कंज्यूमर भी चाहता है कि उस पर मिल जाए और प्रोड्यूसर भी चाहता है कि उसी प्राइस पे वो सेल कर सके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द करंट मार्केट प्राइस इज सेट बिलो द मार्केट क्लियरिंग लेवल। इनमें से क्या होगा अगर करंट मार्केट प्राइस को बिलो सेट किया जाए मार्केट क्लियरिंग लेवल पे, देयर विल बी अपवर्ड प्रेशर होगा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। उसके बाद व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर इंक्रीज हो जाता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में लेकिन दूसरी चीज़ें सेम रहती हैं, वो होगा द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसमें इजाफा हो रहा है। उसके बाद देखिए शुगर कैन बी रिफाइंड फ्रॉम शुगर बीट्स व्हेन द प्राइस ऑफ दोज बीट्स फॉल्स। अब क्या हो रहा है कि शुगर को रिफाइन किया जाता है शुगर बीट से, और जो उनकी प्राइस जो है वो गिर गई है। जब एक चीज़ की प्राइस गिर रही है तो वह शुगर की सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई कर्व जो है वो फॉर शुगर वुड शिफ्ट राइट, और राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद ये कि पेन एंड इंक आर कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट हैं, अगर पेन और इंक एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं, यानी कि देन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेन विल कॉज। अगर तो फिर क्या होगा कि प्राइस ऑफ पेन में इजाफा होने से क्या होगा,
लेस इंक टू बी डिमांडेड एट ईच प्राइस। तो उसी प्राइस के ऊपर इंक की डिमांड में ज़ाहिर बात है कमी देखने में आएगी। उसके बाद ये अज्यूम डेट स्टीक एंड पोटैटोज आर कॉम्प्लीमेंट। अगर स्टीक और पोटैटोज कॉम्प्लीमेंट हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ स्टीक गोज अप द डिमांड फॉर पोटैटो, जब प्राइस जो स्टीक की ऊपर जाएगी तो डिमांड जो पोटैटो की क्या होगी, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करी जाएगी, क्योंकि कमी आएगी ये इस वजह से, कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से। अब है लेक्चर नंबर 4, तो उसमें पहला ये कि एन इंक्रीज इन सप्लाई इज शोन बाय। इंक्रीज होना सप्लाई को किस तरीके से शो किया जाता है, शिफ्टिंग द सप्लाई कप टू द राइट, राइट से इंक्रीज शो किया जाएगा, डिक्रीज लेफ्ट से। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स फॉल्स। कॉस्ट के अंदर कमी आएगी कंप्यूटर कंपोनेंट में, तो क्या होगा, तो उसकी जो सप्लाई कर्व होगी वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आ रही है तो सप्लाई में इजाफा हो सकता है। उसके बाद ये कि लेक्चर नंबर 5, इफ़ बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज साइमल्टेनियसली, अगर दोनों इंक्रीज होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्वांटिटी मस्ट राइज एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस में इधर राइज और फॉल। क्वांटिटी लाजमी तौर पर राइज होनी चाहिए और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो या तो राइज होगा या फिर फॉल होगा। और फिर आया था लेक्चर नंबर 6, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यू नीड टू नो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जाने क्या, टू प्राइजेस एंड टू क्वांटिटी सप्लाइड। टू प्राइजेस और जो टू क्वांटिटी सप्लाइड है वो। उसका दिया डिमांड कर्व इज प्राइस इलास्टिक वैन। डिमांड कर्व प्राइस इलास्टिक होता है कब होता है, वैन चेंजेस इन डिमांड आर प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर देन द चेंजेस इन प्राइस। जब चेंजेस इन डिमांड प्रोपोर्शनेटली तौर पर ग्रेटर है, ज़्यादा है चेंजेस इन प्राइस के मुकाबले में। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विल बी ट्रू इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, वो ये कि इंक्रीज इन प्राइस। एक इंक्रीज होना प्राइस में, विल इंक्रीज, वो इंक्रीज करेगा क्या, टोटल रेवेन्यू। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है उसको कंसिडर किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ जनरल डिटर्मिनेंट। वो जो जनरल डिटर्मिनेंट है किसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इनमें से कौन सा जो है वो जनरल डिटर्मिनेंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो जवाब है इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसमें नेचर ऑफ गुड आया था, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, ऐसी चीज़ें जो रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल की जा सके। और इसके अलावा शेयर ऑफ कस्टमर, शेयर ऑफ कंज्यूमर्स बजट हो गया और पैसेज ऑफ टाइम हो गया, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है क्या, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांड के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है प्राइस के चेंज होने से। उसके बाद सिंस द फिश डेट आर कोट ईच डे go bad very quickly, the daily catch will be offered for sale no matter what price it brings. As a result we know that, so फ़िश जो है मछलियाँ पकड़ी जाती हैं हर दिन, और डेली जो कुछ पकड़ा गया उनको सेल के लिए बेचा जाएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या प्राइस मिलता है। सो हम जानते हैं कि क्या द डेली सप्लाई कर्व ऑफ फिश इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। सो ये जो परफेक्टली इन इलास्टिक है, इसका जो डेली का जो सप्लाई कर्व होगा फ़िश का। उसके बाद देयर आर सेवरल क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर बेयर एस्पिरिन। बेयर एस्पिरिन के कई सारे क्लोज सब्सटीट्यूट है, बट फ्यूअर सब्सटीट्यूट फॉर अ कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन, लेकिन बहुत कम सब्सटीट्यूट है कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। देयर फॉर यू वुड एक्सपेक्ट डिमांड फॉर, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं डिमांड जो है क्या, मेडिकल एग्जाम्स टू बी मोर इलास्टिक, ज़्यादा मोर इन इलास्टिक। उसके बाद सपोज, अब सपोज करें कि आपका जो लोकल पब्लिक गोल्फ कोर्स है इंक्रीज करता है वो ग्रीन फीस जो है फॉर यूजिंग द कोर्स। इफ द डिमांड फॉर गोल्फ इज रिलेटिवली इन इलास्टिक यू वुड एक्सपेक्ट, अगर डिमांड फॉर गोल्फ जो है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक, आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या, एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू रिसीव बाय द कोर्स। इंक्रीज होना टोटल रेवेन्यू में जो कि रिसीव किया कोर्स ने। उसके बाद ये कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज चेंज के तौर पर क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर एक गिवन गुड की विद रिस्पेक्ट टू अ परसेंटेज चेंज, और इसके साथ कि एक परसेंटेज चेंज कितना आता है प्राइस के अंदर ऑफ अनदर गुड, दूसरे गुड के अंदर, यानी कि एक गुड की प्राइस से दूसरे गुड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी क्वांटिटी डिमांड में। सो इनमें से कौन सा करेक्टली आइडेंटिफाई करता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का जो मेजर है वो करेगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद ये कि एक जो डिमांड कर्व है इस प्राइस इन इलास्टिक, वो प्राइस इन इलास्टिक है कब, जब चेंजेस इन डिमांड, जो चेंजेस आना है डिमांड के अंदर वो प्रोपोर्शनेटली तौर पर स्मॉलर है चेंजेस इन प्राइस के मुकाबले में। उसके बाद ये 7% प्राइस रिडक्शन कॉजेज
क्वांटिटी डिमांडेड टू राइज बाय 10%। अगर 7% प्राइस रिडक्शन जो है सबब बनता है क्वांटिटी डिमांड का कि वो राइज करें 10% से, तो क्या है होता है कि डिमांड जो वो इलास्टिक है। अब ये कि लेक्चर नंबर 8 है, इफ़ इनकम इलास्टिसिटी इफ नेगेटिव, अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है, गुड क्या है, इन्फीरियर गुड है। उसके बाद ये इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज़ हाफ, अगर इनकम इलास्टिसिटी जो है डिमांड जो है वो हाफ है, गुड जो है वो क्या है, एक नॉर्मल गुड है। उसके बाद ये लेक्चर नंबर 9, सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है, योर यूटिलिटी ग्रोज at a slower rate as you consume more and more units of a good। आपकी यूटिलिटी बढ़ती तो है लेकिन वो स्लो बढ़ना शुरू हो जाती है जैसे जैसे आप चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। यानी कि पहला यूनिट के बाद दूसरे यूनिट में जितनी यूटिलिटी बढ़ेगी उतनी तीसरे यूनिट में नहीं बढ़ेगी, चौथे में उससे कम बढ़ेगी, ये होता जाएगा। उसके बाद ये द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, यानी कि नंबर्स में जब मेजर करते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस को, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। उसके बाद ये मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, इसको बेहतर हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, वो है चेंज इन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड, यानी कि जो चेंज आता है सेटिस्फैक्शन के अंदर जब कंज्यूम कर रहे हैं एक एडिशनल यूनिट जो है गुड का। उसके बाद व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड जीरो, जब मार्जिनल यूटिलिटी गुड जो है एक गुड की ज़ीरो होती है, उसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर वुड नॉट स्पेंड एनी एडिशनल इनकम टू बाय मोर ऑफ दैट गुड, कंज्यूमर अब स्पेंड नहीं करेगा एडिशनल इनकम के बाय कर सके वो गुड। उसके बाद इफ यू सम द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड बाय द कंजम्पशन फ्रॉम 1 यूनिट टू 5 यूनिट ऑफ एनी ऑफ कमोडिटी यू विल गेट, जब आप सम करते हैं मार्जिनल यूटिलिटीज़ जिसको हासिल किया गया कंजम्पशन के ज़रिए 1 यूनिट से 5 तक किसी भी कमोडिटी के, आप हासिल करेंगे क्या, द टोटल यूटिलिटी फॉर द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट 5 यूनिट्स। उसके बाद ये क्या, assume that the total utilities for the fifth and sixth units of a goods consumed are, अज्यूम करेंगे टोटल यूटिलिटीज़ फिफ्थ और सिक्स यूनिट्स जो है एक गुड्स जो कंज्यूम हुए वो हैं 83 एंड 97, मार्जिनल यूटिलिटी जो है सिक्स यूनिट की वो क्या है 14 है। अब है लेक्चर नंबर 10, सो कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन वैन, कंज्यूमर मैक्सिमाइज करेंगे सेटिस्फेक्शन कब, the marginal utility of the last dollar spent on each good is exactly equal to the marginal utility of last dollar spent on any other good। जब marginal utility last dollar spent जो है हर good के ऊपर exactly equal होगी marginal utility जो last डॉलर की है जो spend किया गया किसी दूसरे good पे। उसके बाद ये इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल whose attitude toward risk is known as, risk की तरफ जो attitude होता है इंडिविजुअल का वो जाना जाता है किसके तौर पर, रिस्क अवर्स के तौर पर। उसके बाद ये कि कॉन्सेप्ट जो है रिस्क प्रीमियम का वो अप्लाई किया जाता है एक शख्स को जो कि क्या है रिस्क एवर्स है। उसके बाद ये था कोरिलेशन, अब जो कोरिलेशन होता है एक एसेट की जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है और उसका जो रिस्क है वो यूजुअली तौर पे किससे, पॉजिटिव। उसके बाद है फिर लेक्चर नंबर 11 के इंडिफरेंस कर्व डेट आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो डिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को। उसके बाद ये सपोज करें देयर आर ओनली टू गुड्स, दो ही गुड्स हैं ए और बी है, इफ़ मोर ऑफ अ गुड ए इज़ ऑलवेज प्रेफर टू लेस एंड इफ लेस ऑफ गुड बी इज़ ऑलवेज प्रेफर टू मोर देन, सो अगर ज़्यादा जो है गुड ए का प्रेफर किया जाएगा लेस कम के लिए और कम जो है गुड बी का प्रेफर करेंगे ज़्यादा के लिए, तो क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जाएगा इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो इंडिफरेंस कर्व के बारे में ट्रू नहीं है, सो वो ये है कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर जाए एक दूसरे को। उसके बाद ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का अजम्पशन इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, वो ये कि कंज्यूमर कैन मेजर टोटल यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम एनी गुड गिवन गुड्स ऑफ बास्केट, कंज्यूमर जो है वो मेजर कर सकते हैं टोटल यूटिलिटी कोई भी जो उनका गिवन बास्केट ऑफ गुड है उससे। उसके बाद ये कि एट एनी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व को अगर हम देखें तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप इक्वल्स, एब्सोल्यूट वैल्यू जो स्लोप की बराबर होती है किसके, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब है लेक्चर नंबर 12, तो पहला है कि इनमें से कौन सा ट्रू है प्राइस कंजम्पशन कर्व फॉर गुड एक्स के लिए, वो है कि इट रिप्रेजेंट ओनली दोज मार्केट बास्केट दैट आर ऑप्टिमल फॉर गिवन प्राइस रेशियो एंड प्रेफरेंस पैटर्न देयर एंड देयर फॉर अ डिमांड कर्व कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम इट,
उसके बाद ये द बजट लाइन इज़ द बाउंड्री बिटवीन, बजट लाइन बाउंड्री होती है किसके दरमियान, अफोर्डेबल एंड अनअफोर्डेबल कंजम्पशन कॉम्बिनेशन, इन दोनों के दरमियान। उसके बाद ये कि एज लॉन्ग एज ऑल प्राइस रिमेंस कांस्टेंट, जितने ज़्यादा तमाम प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, इंक्रीज इन मनी इनकम रिजल्ट्स इन, इंक्रीज होना मनी के अंदर, वो नतीजा निकलता है किसके अंदर इनमें से, द आंसर इज एन इंक्रीज इन द इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन, इंक्रीज होना इंटरसेप्ट के अंदर बजट लाइन की। उसके बाद ये कि व्हेन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ लोअर प्राइस इज counteracted by the income effect, the good in question is, जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है लोअर प्राइस का उसको काउंटर एक्टेड किया जाता है इनकम इफेक्ट के ज़रिए। सो जो गुड इन क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो कौन सा गुड है इस क्वेश्चन के अंदर, वो इन्फेरियर गुड है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ट्रू है गिवन गुड के लिए, वो ये कि इफ डिमांड, इट्स डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप, इसका डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ गिवन गुड, वो ये कि कैन बी नॉर्मल और इन्फेरियर। और उसके बाद आता है फिर कि असलम स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज मनी ऑन रैकेट बॉल्स, रैकेट बॉल के ऊपर वो स्पेंड करता है एंड फूड, व्हाट वुड हैपन टू असलम्स बजट लाइन, तो क्या होगा उसकी बजट लाइन के ऊपर, इंक्रीज बाय 10% होल्डिंग प्राइस कांस्टेंट, 10% इंक्रीज हो रही है उसकी प्राइस जो है वो सेम है, तो वो हो जाएगी आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट। उसके बाद ये कि लेक्चर नंबर 13 क्या है, क्या प्रोडक्शन फंक्शन इनमें से क्या है, रिलेट्स इनपुट विद आउटपुट, रिलेट करता है इनपुट जो है आउटपुट के साथ, इनके कितने इनपुट से कितना आउटपुट आ रहा है। उसके बाद ये कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल, तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं इनमें से किसके अंदर, लॉन्ग रन के अंदर। उसके बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इम्प्लाइज, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इम्प्लाई करता है क्या, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट को। उसके बाद इन इकोनॉमिक्स लॉन्ग रन इज़ अ टाइम पीरियड इन विच, इकोनॉमिक्स के अंदर लॉन्ग रन एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, तमाम इनपुट जो है वो वेरिएबल होते हैं। अब ये कि द फॉलोइंग टेबल शोज firm's total product of labor, what is the marginal product of labor between 20 and 30, और इसके अंदर जो है वो जब इसको कैलकुलेट किया जा रहा है तो आंसर इसका 110 आ रहा है आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद ये कि लेक्चर नंबर 14 के अंदर अगर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो रही है तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ये होगा कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो लेस देन एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है। उसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, वही कि इंक्रीजिंग इनपुट बाय हाफ, इंक्रीज़ होना इनपुट का हाफ, उससे क्या होता है इंक्रीज़ होना इनपुट के अंदर 1/6। उसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, वो ये कि इंक्रीजिंग द इनपुट्स बाय 1/4%, उससे क्या होता है कि 1/2 इंक्रीज़ होता है आउटपुट के अंदर। और उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 15 आता है कि आइसोकॉन्ट्स अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ इनपुट्स जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद एक रेट जिसके ऊपर एक फर्म जो है वो सब्सटीट्यूट कर सकती है कैपिटल फॉर लेबर और होल्ड कर सकती है आउटपुट कांस्टेंट, वो है मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन। उसके बाद एक नेगेटिवली स्लोप्ड आइसोकॉन्ट इम्प्लाई करता है क्या, इनपुट विद पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्ट्स, इनपुट जो है पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जो कि शो करता है कॉम्बिनेशन कैपिटल और लेबर जो कि अवेलेबल होते हैं गिवन टोटल कॉस्ट के, वो क्या है आइसो कॉस्ट। उसके बाद आइसोकॉन्ट कर्व शो करता है क्या, all the alternative combination of two inputs that yield the same maximum total product। उसके बाद एल शेप आइसोकॉन, एल शेप आइसोकॉन क्या करता है, indicates the that capital and labor cannot be substituted for each other in production। उसके बाद लेक्चर नंबर 16 आ जाता है फिर कि द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज़ गिवन एज, टोटल कॉस्ट फंक्शन को कुछ इस तरीके से है कि जहाँ पे टोटल कॉस्ट बराबर 200 + 5Q। सो व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो है 5Q। और उसके बाद ये कि एवरेज टोटल कॉस्ट आर द सम ऑफ, एवरेज टोटल कॉस्ट सम है, इनके मिलाएंगे किन किन को मिलाएंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी, वही एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इनको मिलाएंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद ये द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट है, जो टोटल कॉस्ट है गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या है, मिनिमाइज व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट टू द इनपुट प्राइस इज इक्वल फॉर ऑल इनपुट।
मिनिमाइज़ होगी जब रेशियो जो है मार्जिनल प्रोडक्ट का इनपुट प्राइस के लिए वो इक्वल होगा तमाम इनपुट्स के लिए। उसके बाद ये लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इनमें से क्या करता है, ट्रेसेस आउट द पॉइंट, ट्रेस करता है पॉइंट्स को ऑन द लोएस्ट शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व फॉर ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद एक इंक्रीमेंटल कास्ट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट एज, इंक्रीमेंटल कास्ट जो है सेम कॉन्सेप्ट है इनमें से किससे, मार्जिनल कॉस्ट से, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में भी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद ये फिक्स कॉस्ट आर फिक्स रिस्पेक्ट टू दी चेंजेस इन, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है किस हवाले से, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट, आउटपुट से उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, आउटपुट जितना भी हो वो फिक्स रहेगी। उसके बाद ये सपोज द 4 यूनिट्स ऑफ एन आउटपुट प्रोड्यूस इनकर करस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट ऑफ, सपोज करेंगे फर्स्ट 4 यूनिट जो है आउटपुट के जो प्रोड्यूस हुए उनकी कॉस्ट आई 50, 150, 300 एंड 500, और जो मार्जिनल कॉस्ट है सेकंड यूनिट ऑफ आउटपुट की वो है कुछ इस तरीके से कि टोटल कॉस्ट पे 1 मुझे बराबर है 50 के और यहाँ पर 150। सो अब इसका आंसर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अच्छा ये असल में ये बताया जा रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगी सेकंड आउटपुट की वो क्या है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो 50 से 150 जब हुआ, यानी कि जो फ़र्क आया है 50 से 150, सो वो 100 डिफरेंस आया है। 50 में जब 100 हम ऐड करेंगे तो वो 150 बनता है। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट जो है वो निकाली गई है यहाँ पर। उसके बाद ये कि सपोज द फर्स्ट 4 यूनिट ऑफ एन आउटपुट, आई थिंक ये रिपीट हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो, अच्छा है इस वैसा ही क्वेश्चन ये, लेकिन इसमें भी ये हो रहा है कि कॉस्ट आई, यहाँ पे ये पूछा है इसने कि जो फोर्थ के ऊपर 900 जो है थर्ड की है और 1000 जो है वो फोर्थ की है, फोर्थ यूनिट की, यानी कि पहले यूनिट की 400 है कॉस्ट, सेकंड की 700, थर्ड की 900, फोर्थ की 1000। तो जो मार्जिनल कॉस्ट आई फोर्थ के ऊपर वो 100 आई, क्योंकि 900 से फिर वो 1000 हो गई, इस वजह से 100 का डिफरेंस है। अब ये कि व्हाट इज़ एवरेज टोटल कॉस्ट, अब एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो क्या है। सो इसमें से टी सी यानी कि टोटल कॉस्ट तो है 200 + 5Q। सो एवरेज टोटल कॉस्ट है 5 + 200 बाई क्यू, यानी कि जो क्वांटिटी है उससे फिर डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद ये इन ऑर्डर टू फॉर अ टैक्सी कैब टू बी ऑपरेटेड इन न्यूयॉर्क, अब न्यूयॉर्क में चलाने के लिए टैक्सी कैब को न्यूयॉर्क में उसके पास क्या होना चाहिए, मेडेलियन होना चाहिए उसके हुड के ऊपर। सो मेडेलियन एक्सपेंसिव हैं लेकिन इनको रिसोल्व किया जा सकता है। सो ये एक एग्जांपल है किसकी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अब है लेक्चर नंबर 17। सो मार्जिनल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, वो इक्वल है किसके, मार्जिनल रेवेन्यू में से जब हम मार्जिनल कॉस्ट को निकाल देंगे तो वो उसके इक्वल है। उसके बाद क्या, रेवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस टाइम क्वांटिटी, यानी कि प्राइस को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा, इनकम आएगी। उसके बाद क्या, एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद एट प्रॉफिट लेवल मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू, मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के। उसके बाद ये कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट व्हाट इज ट्रू ऑफ द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर क्या ट्रू है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व का, वो कि दे मस्ट हैव सेम स्लोप, इनका लाजमी तौर पर सेम स्लोप होना चाहिए। और जो लेक्चर नंबर 18 है वो ये कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मैक्सिमाइज कॉम्पिटिटिव फर्म मैक्सिमाइज करते प्रॉफिट किसके ज़रिए, बाय फाइंडिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन किसके ऊपर, जहाँ पर प्राइस जो है वो क्या हो, बराबर हो मार्जिनल कॉस्ट के। उसके बाद प्रोड्यूसर सरप्लस इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूसर सरप्लस जो होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में वो क्या है, इनमें से वो है द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस जो है रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का। उसके बाद ये द गुड प्रोड्यूस बाय मोनोपली, अब मोनोपली जो गुड प्रोड्यूस करती है वो क्या कैसे गुड्स होते हैं, वो होता है हैज़ नो सब्सटीट्यूट एट ऑल, उसका कोई सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ की मोनोपली बना दी है, तो किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं है सेल करना है एक ही कंपनी के अलावा, तो इसी वजह से उसका फिर कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है, कहीं और से फिर इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो बाय नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये क्या, मार्केट विद फ्यू एंट्री बैरियर्स एंड विद मैनी फर्म्स डेट सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। अब एक ऐसी मार्केट जहाँ पर बहुत ही कम एंट्री बैरियर्स हैं और बहुत सी फर्म हैं डिफरेंशिएट मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट बेची जा रही हैं वहाँ पर, वो है मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म।
अब ये कि इन मोनोपली विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। अब मोनोपली के अंदर इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। सो वो ये है कि देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इनटू द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन। फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिट की इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग रन में। तो ये बात बिल्कुल गलत है मोनोपली के हवाले से, क्योंकि अगर हम वही उसी एग्जाम्पल को देखें इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लॉन्ग रन के अंदर कोई और कंपनीज कोई और फर्म आ जाए और वो जो है इलेक्ट्रिसिटी सेल करना शुरू कर दे हमारे यहाँ पे। तो मोनोपली जहाँ पे होती है तो फिर फर्म्स को रोका जाएगा। फर्म्स अगर आनी भी चाहेंगी और वो एफिशिएंसी भी एफिशिएंट तरीके से भी प्रोड्यूस करें प्रोडक्ट, तब भी उनको रोका जाएगा। गवर्नमेंट जो है उनको रोकेगी, या कुछ और फैक्टर्स। अगर नेचुरल मोनोपोली है तो दूसरे फैक्टर्स, वरना गवर्नमेंट ने अगर मोनोपोली क्रिएट की है तो फिर गवर्नमेंट रोकेगी। उसके बाद ये कि दी मोनोपोली सप्लाई कर्व इज़ दी। अब मोनोपोली सप्लाई कर्व जो है वो क्या है, इनमें से कोई भी नहीं है। जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि सेम एज कॉम्पिटिटिव मार्केट सप्लाई कर्व है, या फिर पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व वेयर एक्सपेक्ट मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड द मिनिमम वैल्यू, और या फिर जो रिजल्ट ऑफ मार्केट पावर एंड प्रोटेक्शन कॉस्ट। अब ये मोनोपोली अकर्स वैन। अब मोनोपोली होती है कब? अब ये दोबारा उसी से रिलेटेड आ गया। वन फर्म सेल्स अ गुड दैट हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स एंड बैरियर्स ब्लॉक्स एंट्री फॉर अदर फर्म्स, यानी कि कोई सब्सिट्यूट नहीं है, वही इलेक्ट्रिसिटी वाली एग्जांपल, और बैरियर्स हैं, एंट्री ब्लॉक हुई हुई है। गवर्नमेंट ने अगर मोनोपोली क्रिएट की है तो गवर्नमेंट ने बैरियर लगाया हुआ है, गवर्नमेंट आने नहीं दे सकती। और दूसरी तरफ से अगर नेचुरल मोनोपोली है तो फिर नेचुरल मोनोपोली कुछ ऐसी होती है जैसे रेलवे वगैरह के अंदर, कि वहाँ पर जो है वो पॉसिबल नहीं होता दूसरी फर्म्स के लिए आना। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ मार्केट स्ट्रक्चर। में से किसको मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो कंसिडर किया जाता है? वही कि तमाम जितने भी ऑप्शन है, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, तमाम मार्केट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर है। उसके बाद इन विच स्ट्रक्चर ईच फर्म्स आर प्रोड्यूस एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब कौन सी मार्केट में ऐसा है कि एक तो फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, एक जैसी प्रोडक्ट होती है, और फ्री एंट्री और एग्जिट होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा होता है। अब ये कि द अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट अ फर्म डिसाइड टू सेल हैज़ एन इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, बिकॉज अब जो आउटपुट का अमाउंट जो कि फर्म डिसाइड करती है कि सेल करे, उसका इफेक्ट होता है मार्केट प्राइस के ऊपर परफेक्टली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में। क्यों? फर्म सप्लाईज अ डिफरेंट गुड दैन इट्स राइवल। फर्म जो है वो सप्लाई करती है डिफरेंट गुड, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें अपने राइवल, अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो बेहतर डिस्क्राइब करता है जो लॉ ऑफ डिमांड है, वो ये कि हायर प्राइस रिड्यूसेस द क्वांटिटी डिमांड। हायर प्राइस रिड्यूस करता है क्वांटिटी डिमांड को। अब ये कि लेक्चर नंबर 19, व्हेन अ फर्म चार्जेस ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइजेस दैट द कस्टमर इज विलिंग टू पे। फर्म चार्ज कर रही है हर कस्टमर से मैक्सिमम प्राइस जो कस्टमर विलिंग टू पे है। फर्म जो है वो इंगेज है इसमें, किसमें? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। अब ये कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड अपॉन डिफरेंसेस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिफरेंट प्राइजेस तो चार्ज किए जा रहे हैं डिफरेंट ग्रुप से, लेकिन वो बेस करता है कि उनकी जो डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब ये कि एक टेनिस प्रो जो है वो चार्ज करता है $15 आवर के हिसाब से लेसन जो है चिल्ड्रन के लिए, और $30 जो है एडल्ट्स के लिए। अब टेनिस प्रो जो है वो क्या कर रहा है, किस तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। अब है लेक्चर नंबर 20, इसमें पहला ये कि इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। अगर हम लॉन्ग रन के अंदर देखें इक्विलिब्रियम जो है फर्म का मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में, तो क्या होता है कि डिमांड कर्व इज टेंजेंट टू एवरेज कॉस्ट कर्व। डिमांड कर्व टेंजेंट होता है एवरेज कॉस्ट कर्व से। और उसके बाद क्या, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में, वो इनमें से क्या है? वो ये कि तमाम इनमें से ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कि तमाम ही पॉसिबल हैं। एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन आर पॉसिबल। यहाँ पे जिसमें ये आता है कि विल मेक नेगेटिव प्रॉफिट भी है, विल मेक ज़ीरो प्रॉफिट, और विल मेक पॉजिटिव प्रॉफिट भी है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर एक फर्म के लिए जो है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में? वो ये कि द डिमांड कर्व इज टेंजेंट टू एवरेज कॉस्ट कर्व। टेंजेंट है डिमांड कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व से। उसके बाद कंपेयर टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर हम कंपेयर करें इक्विलिब्रियम प्राइस से और जो क्वांटिटी सोल्ड हुई कॉम्पिटिटिव मार्केट में, मोनोपोलिस्ट फर्म विल चार्ज। एक मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो चार्ज करेगी क्या? डैश प्राइस, हायर प्राइस चार्ज करेगी, एंड सेलर डैश क्वांटिटी, स्मॉलर क्वांटिटी। वही इलेक्ट्रिसिटी वाली बात आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर मोनोपोली है फर्म्स की, तो वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं, और क्वांटिटी भी वो जाहिर बात है स्मॉल
क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करते हैं, जानबूझ के भी वो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मोनोपोली है उनकी, और इसी वजह से आप देखते हैं कि लोड शेडिंग भी बहुत से एरियाज़ में होती है। उसके बाद ये कि इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट अ न्यू इंट्रेंट फर्म शुड प्रोड्यूस वेयर, न्यू इंट्रेंट फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए कहाँ पर करना चाहिए, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। उसके बाद ये अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डज नॉट अचीव मिनिमम एफिशिएंट स्केल बिकॉज, एक फर्म जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो मिनिमम एफिशिएंट स्केल क्यों अचीव नहीं कर पाती, वो ये कि इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन द डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, ये ऑपरेट कर रही है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट होता है एवरेज कॉस्ट कर्व का। उस कैटेगरी में से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी अगर हम देखें तो कौन सा नहीं है, वो ये कि प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिटी कोई नहीं है। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है थर्ड डिग्री, अगर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखें तो वो ये कि चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड अपॉन द डिफरेंसेस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इससे रिलेटेड पहले भी आ चुका है कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट ग्रुप्स को चार्ज किए जाते हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर बेस करता है। अभी ये इनमें से कौन सा ट्रू है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जाए डिफरेंट ग्रुप्स को जो कि बेस करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, दोबारा रिपीट हो गया। अभी ये कि यूजुअली फॉर इलेक्ट्रिक सेल के लिए यूजुअली तौर पर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यूजेस ब्लॉक प्रिंटिंग स्ट्रेटजी, इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ब्लॉक प्रिंटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ करती है। एग्जांपल किसकी है, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। अब ये कि reduce price reduce प्राइस में भी ऑफर्ड इफ़ यू बाय 2 टी शर्ट इंस्टेड ऑफ 1। अब एक से ज़्यादा टी शर्ट ख़रीदने में अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, प्राइस में कमी मिल रही है, तो वो क्यों क्या किस वजह से हो रहा है, वो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो रहा है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो ये कि change price to different charging price different price to different group based upon differences in elasticity of demand, ये फिर रिपीट हुआ है। अब ये कि लेक्चर नंबर 21, अब ये कि इन if different firms in the oligopolistic structure do not cooperate with each other is known as, डिफरेंट फर्म ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर कॉपरेट नहीं करती, एक दूसरे से जाना जाता है किसके तौर पर, नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली के तौर पर। और उसके बाद देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्म इन एन ओलिगोपोली इज अबाउट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्म है ओलिगोपोली में वो तकरीबन कितने हैं 20। और कार्टल्स आर लाइकली टू फेल व्हेन, कार्टल्स जो है वो फेल हो सकते हैं कब, द नन कार्टल मेंबर इंक्रीज आउटपुट, जब नन कार्टल मेंबर अपना आउटपुट बढ़ा दे। कार्टल्स तो बना के फर्म्स ने अपनी मोनोपोली बना लिए, लेकिन अगर जो उनके मेंबर्स नहीं है वो अपना आउटपुट बढ़ा देंगे तो कार्टल्स फेल हो सकते हैं। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होता है इन दी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, एक फर्म के लिए जो है वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में वो ये कि द डिमांड कर्व इज टेंजेंट टू एवरेज कॉस्ट कर्व, डिमांड कर्व टेंजेंट है एवरेज कॉस्ट कर्व से। अब ये कि लेक्चर नंबर 22, सो इन ओलिगोपोली के अंदर इनमें से कौन सा ट्रू है आउटपुट लेवल के ऊपर जहाँ पर प्राइस जो है वो बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के, वो ये कि द मोनोपोलिस्ट इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज कर रहा है प्रॉफिट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स दोनों की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।